हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। बात करते हैं आज हिस्ट्री की रूपरेखा की, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से हम आगे चलेंगे। आज हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, आज स्टेप स्टेप बताऊंगा कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, यानी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की रूपरेखा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं रूपरेखा। सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होती है रूपरेखा, ठीक है ना। पाषाण काल और इन चीजों को अभी नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कहां से स्टार्ट होती है, रूपरेखा चल रही है, बात को समझना है आपको, डिटेल नहीं चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए यहां पर है मानसरोवर झील। कौन सी झील थी? मानसरोवर झील है तिब्बत के अंदर, ठीक है ना। मानसरोवर झील से एक नदी हमने निकाली, नदी का नाम है, आप भी जानते हैं, सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये आई सिंधु नदी। हिस्ट्री के अंदर हम देखें कि सिंधु घाटी की सभ्यता त्रिकोणाकार आकृति में विस्तृत थी यहाँ पर, यानी हिस्ट्री के अंदर जो पहला स्टेप है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिंधु घाटी सभ्यता। नाम पड़ा किसके कारण आप जानते हैं, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम बताया गया है वो है आपका 2500 से 1750 बीसी, 1750 बीसी। लेकिन सबसे प्रमाणित समय जो बताया वो बताया है सीजी गैड ने। किसने बताया? सीजी गैड ने। कार्बन 40 के अकॉर्डिंग सीजी गैड ने किसके अकॉर्डिंग? कार्बन 40 के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल समय बताया वो है 2300 से 1750 बीसी के समथिंग। कब से कब तक? 2300 से 1750 बीसी, ठीक है ना। 2300 से 1750 बीसी सीजी गैड ने बताया है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समान आप जानते हैं विश्व में 3 सभ्यताएं और हुआ करती थी, जैसे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस या टाइग्रिस लिन्यास नदी के तट पर, और चीन की जो सभ्यता थी हवांगो या यांगटीसी क्यांग नदी के तट पर हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा माना जाता है, सिंधु घाटी की सिंधु नदी की सहायक नदी विंसन, जिसे पूर्व में सरस्वती या बिन्सन के नाम से जाना जाता था, इस नदी पर बाढ़ आने से सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ऐसा जो फुल प्रमाण जो दिया जॉन मार्शल ने दिया है कि ये जो सभ्यता नष्ट हुई है वो किसी नदी पर बाढ़ आने से समाप्त हुई है, तो जॉन मार्शल का कथन सर्वमान्य माना गया है। तो इस हिस्ट्री का पहला स्टेप है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु नदी पर बाढ़ आने से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। विश्व में इसके समान सभ्यताएं अलग अलग हैं, आप जानते हैं। 3 सभ्यताओं के नाम मैंने बताया, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है ना। कौन सी सभ्यता किससे कितनी पुरानी है, ये सब क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। जैसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता नदी में बाढ़ आने से समाप्त होती है, इसके बाद बीच में 250 वर्षों तक गैप होता है, और इसके बाद मध्य एशिया से, कहां से? मध्य एशिया से आगमन होता है आर्यों का। किसका आगमन होगा? मध्य एशिया से आगमन होगा आर्यों का। तो मध्य एशिया से आगमन हुआ आर्यों का, ध्यान रखना। मध्य एशिया से जब आगमन आर्यों का होता है, और ये जिस क्षेत्र में आकर निवास करते हैं ये आर्य, ठीक है ना, वो है क्षेत्र, ये पाकिस्तान का क्षेत्र, यहां पर आर्यों का निवास स्थान होता है। मतलब आर्यों का आगमन हुआ सिंध प्रांत के क्षेत्र में। कहां पर? सिंध प्रांत के क्षेत्र में। तो आर्यों का आगमन जब यहां पर हुआ, ठीक है ना, यहां पर सप्त नदियां आकर के मिलती हैं, इसलिए प्रांत का यानी आर्यों का जो आगमन यहां पर हुआ। आर्य सबसे बुद्धिमानी मनुष्य माने जाते हैं, ध्यान रखना। इन्होंने सबसे पहले, ये कबीलों का एक समूह है, ठीक है ना। बुद्धिमानी मनुष्य होने के कारण इन्होंने वेद लिखना शुरू किया, इसलिए इस काल का नाम पड़ता है वैदिक काल। कौन सा? वैदिक काल। तो इनको काल का नाम, इन्होंने वेद लिखना शुरू किया, इसलिए इस काल का नाम रखा गया है वैदिक काल। लेकिन प्रथम वेद इन्होंने लिखा है ऋग्वेद, इसलिए काल का नाम रख दिया गया है क्या? ऋग्वैदिक काल। तो ये हिस्ट्री के अंदर दूसरा स्टेप है आपके सामने। पहला स्टेप था सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा स्टेप है ऋग्वैदिक काल। तो मध्य एशिया से आर्यों का आगमन होता है। आर्य बुद्धिमानी मनुष्य होने के कारण इन्होंने वेद लिखना शुरू किया, वेद लिखने के कारण इनका काल का नाम पड़ा वैदिक काल, और प्रथम वेद लिखते हैं ऋग्वेद, इसलिए काल का नाम पड़ता है ऋग्वैदिक काल। जो ये ऋग्वैदिक काल है ये 1500 बीसी से लेकर, ईसा पूर्व से लेकर ये 1000 बीसी के मध्य तक चला था। बीच में 1750 तक देखो, बीच में 250 वर्षों तक गैप। ये जो आर्य यहां पर आए सिंध प्रांत के क्षेत्र में, तो इनके सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो आर्यों का जो निवास स्थान हुआ करता था यहां पर ऋग्वैदिक काल में, उस निवास स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। 7 नदियां सिंध
प्रांत का क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम पड़ा सप्त सिंधु प्रदेश। और यहां पर इनका जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, क्या इनका जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, आर्यों का यहां पर जो व्यवसाय हुआ करता था वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। ठीक है। इसके बाद देखिए, इनकी जनसंख्या जैसे ही बढ़ी, पशुपालन से जीवन यापन नहीं चलने के कारण, इनकी जनसंख्या जैसे ही बढ़ी, पशुपालन से जीवन यापन नहीं चलने के कारण ये कृषि की ओर आकर्षित होते हैं। और कृषि के लिए सबसे उपजाऊ जमीन है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। पटना बिहार की जमीन उस समय बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, ठीक है ना, जैसे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है अभी। तो ये आर्य इस सिंध प्रांत से कृषि के आकर्षण के लिए भारत की ओर, ठीक है ना, उन्मुख होते हैं और आर्य आते हैं यहां पर। तो आर्यों का आगमन अब होता है भारत के अंदर, ठीक है ना। तो आर्यों का आगमन अब जब यहां पर होता है तो यहां पर भी इस क्षेत्र का नाम, ठीक है ना, आपको निवास स्थान पूछा जाएगा। यहां पर जो इनका निवास स्थान हुआ उस स्थान को बोला गया आर्यावर्त। क्या बोला गया? आर्यावर्त कहा गया। और इनका जो यहां पर मुख्य व्यवसाय हुआ, व्यवसाय होता है कृषि। क्या होता है? कृषि। समझ गए? जब ये संपूर्ण लोग कृषि पर डिपेंड हो गए, कृषि की ओर आकर्षित होते हैं, कृषि पर लगते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर इनका वेदों की ओर से दिमाग धीरे धीरे हटता जाता है, लिखने से हटता जाता है। वैसे तो ऋग्वेद लिखा गया है ऋग्वैदिक काल में, बाकी के 3 वेद उत्तर वैदिक काल में, लेकिन जो 3 वेद हैं वो कर्म कांड, विधि विधान, कहीं संगीत, इस पर समर्पित है, ठीक है ना। ऋग्वेद ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर वेदों से दिमाग, ठीक है ना, लिखा तो गया है, लेकिन ये लिखने पढ़ने से दूसरे कर्म कांडों की ओर यहां पर लोगों का दिमाग, कबीलों का दिमाग लगने लगता है। इसलिए हिस्ट्री के अंदर देखो, हम पहले चल रहा था वैदिक काल चल रहा था। अब हिस्ट्री के अंदर आपको एक बात समझनी है कि जिस काल के आगे यदि उत्तर शब्द लगता है तो आप ये समझिए कि वो काल समाप्ति की ओर धीरे धीरे जा रहा है। तो चल रहा था वैदिक काल, मैंने यहां पर लगा दिया उत्तर शब्द, तो इसका नाम हो गया उत्तर वैदिक काल। यानी वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद कौन सा काल आता है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये कब से कब तक चलता है? तो आप जानते हैं 1000 से 600 बीसी के मध्य चला था। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। हिस्ट्री के अंदर ये तीसरा स्टेप है आपके सामने, उत्तर वैदिक काल। आर्य इस समूह में हो गए, बाद में इन आर्यों के ही अलग अलग समूह बनते हैं और ये समूह हो जाते हैं 16 ग्रुपों में। ये अलग अलग समूहों में, जनपदों में बंटता है। इसी को बोलते हैं 16 जनपद। क्या बोलते हैं? 16 जनपदों में जब ये बढ़ता है तो इन जनपदों को, ठीक है ना, इस काल को जब ये समूह और जनसंख्या बढ़ती है, ये अलग अलग ग्रुपों में बढ़ते हैं। और कितने ग्रुपों में बढ़ते हैं? 16 ग्रुपों में बढ़ते हैं। जैसे ये 16 ग्रुपों में बढ़ते हैं तो इस यहां पर जो काल का नाम पड़ता है उसको कहते हैं महाजनपद काल। क्या कहा जाता है? महाजनपद काल। तो इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद जो चौथा स्टेप हिस्ट्री के अंदर आता है उसको बोलते हैं महाजनपद काल। ठीक है ना। तो महाजनपद काल हिस्ट्री का चौथा स्टेप है, आपको ध्यान रखना है। तो महाजनपद काल, और महाजनपद काल कहां से कहां तक चलेगा? तो 600 से 545 बीसी के मध्य चलता है महाजनपद काल। अब इन 16 जनपदों के बीच आपस में होता है संघर्ष और सर्वश्रेष्ठ जनपद इन 15 जनपदों को हराता है और सबसे उपजाऊ जमीन पटना बिहार की जमीन पर बैठता है मगध साम्राज्य। यानी मगध साम्राज्य ने 15 जनपदों को हराया और, ठीक है ना, पटना बिहार की जमीन पर कब्जा किया। यानी भारत पर अब यहां पर केंद्रीकृत सत्ता है। कौन सी सत्ता? केंद्रीकृत सत्ता। तो हमने यहां पर 4 स्टेप देखे, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल। ठीक है ना। अब यहां पर मगध साम्राज्य पटना बिहार की जमीन पर बैठा है, केंद्रीकृत सत्ता है। तो बस एंशिएंट हिस्ट्री में बस हो ही ये रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री में ये हो रहा है कि पहले केंद्रीकृत सत्ता आएगी, केंद्रीकृत सत्ता अपने वंश चलाएगी, वंश चलते चलते बहुत अच्छे वंश चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई वंश का, ठीक है ना, राजा आलसी एवं कमजोर होगा। जब आलसी एवं कमजोर होगा तो भारत की केंद्रीकृत सत्ता, यानी जो और जनपद हैं और लोग हैं, किसी आलसी राजा के अंडर पे काम करना पसंद नहीं करेंगे। भारत अलग अलग टुकड़ों में टूटेगा और जैसे ही अलग अलग टुकड़ों में भारत टूटेगा तो विदेशियों की नजर भारत पर पड़ेगी और विदेशी भारत पर आक्रमण कर देंगे। ठीक है ना। और कोई विदेशी शासक भारत के अंदर आकर के बैठ जाएगा, फिर से ही कोई स्थानीय वंश भारत का उपजेगा, फिर उस विदेशी शासक को हटाएगा, फिर से केंद्रीकृत सत्ता लाएगा और फिर चलाएगा। फिर उसका भी कोई आलसी एवं कमजोर राजा होगा, फिर से केंद्रीकृत सत्ता टुकड़ों में टूटेगी, फिर विदेशियों का आक्रमण होगा। ठीक है ना। और विदेशी बैठेगा। ऐसा
ऐसा केंद्रीकृत सत्ता विकेंद्रीकरण, केंद्रीकृत सत्ता विकेंद्रीकरण, ऐसा इस इतिहास में 2 बार होगा और यहीं पर एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये निचोड़ है कि इस तरह से चलेगा, ठीक है ना, विदेशियों की नजर पड़ेगी। इसके आगे अगले वीडियो में अपन रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।